अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे पहुंचने से पहले शंदाई एक छोटी सी फ्लावर शॉप में घुस गया। उसने कुछ बुकेस चूज किए। शॉप की ओनर एक यंग ओमेगा लड़की थी जो शंदाई को पहले से जानती थी। जब उसने जुमोयू को देखा तो एक्साइटेड हो गई और बिल बनाते वक्त उन्हें एक छोटा सा मिंट प्लांट फ्री में दे दिया। कहने लगी, ये शंदाई के अल्फा के लिए फर्स्ट मीटिंग गिफ्ट है। हाथ बिल्कुल फुल हो चुके थे। दोनों शॉपिंग बैग्स, फूल और वो मिंट प्लांट पकड़े। इस तरह दोनों पसीने से भीगे हुए घर के अंदर घुसे। नैनी उन्हें देखकर हैरान हो गई। जायवू कहाँ है? उसे क्यों नहीं बुलाया सामान उठाने के लिए? हम पैदल आए हैं, जुमोयू ने मुस्कुराते हुए कहा। आज का ये छोटा सा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, ऑफिस से साथ निकलना, शॉपिंग करना, घर आना, उसके लिए सरप्राइजिंगली बहुत स्पेशल था। जैसे ही घर में घुसे, शंदई सीधा क्यू के पास भागा। उसे उठाकर प्यार करने लगा। क्यू भी हंस रहा था। शंदई ने पलटकर क्यू का छोटा सा हाथ जुमोयू की तरफ पॉइंट किया। एक बड़ा और एक छोटा, दोनों एक साथ उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस एक पल में जुमोयू को जो महसूस हुआ वो किसी बिजनेस डील या अचीवमेंट से कहीं ज़्यादा था। उसकी पूरी जिंदगी जीतने और आगे बढ़ने के आसपास घूमती रही थी, पर आज पहली बार उसे समझ आया कि जीवन सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जो बिना कंपटीशन के ही सुकून देती हैं, जैसे आम सी शांत सी खुशी, यू नो, ऑर्डिनरी हैप्पीनेस। थोड़ी देर क्यू के साथ खेलने के बाद शंदाई बच्चे को क्यू को देकर किचन चला गया। फूल काटे, वेस्ट में लगाए, फिर नानी के साथ डिनर की प्रिपरेशन में लग गया। जुमोयू क्यू को गोद में लिए किचन के आसपास घूमने लगा, पर शंदाई ने उसे ये कह के भगा दिया कि बच्चों को ऑयल स्मोक नहीं सुंघाना चाहिए। डिनर के वक्त शंदाई और नानी क्यू के मुंह के रैश के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जुमोयू चुपके चुपके फ़ोन पर रिसर्च कर रहा था और डिस्कशन में फुल इंटरेस्ट ले रहा था। डिनर के बाद शंदाई ने क्यू को विंडो के पास मैट पर बिठा दिया ताकि वो क्रॉल प्रैक्टिस करे। जुमोयू भी उसके साथ ही बैठ गया। अदाई, बाहर बारिश हो रही है, जुमोयू ने फ्रेंच विंडोज़ पर गिरती बूंदों को देखते हुए कहा। हाँ, अचानक कैसे हो गई? शंदाई भी कैजुअली बोला। तो मैं आज घर नहीं जा सकता, यहीं रुक जाता हूँ, जुमोयू ने सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा। शंदाई का ध्यान अभी भी क्यू पर था, तो बोला, हाँ हाँ ना, कल सुबह 7 ऑफिस चलेंगे, जुमोयू खुशी से बोला। तभी शंदाई को पूरी बात समझ आई। बोला, नहीं, जायू को बुला लो, बारिश से तुम्हें वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो ऑलरेडी घर चला गया है, बहाने मत बनाओ। मैं तो बहाना ही बनाऊंगा, जुमोयू ने विंडो की तरफ इशारा किया। देखो कितना परफेक्ट बहाना है, बारिश, ज़्यादा नाटक मत करो। जुमोयू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर रिक्वेस्ट की। बस एक रात रुकने दो ना, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगा, बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, ये भी तो मेरा ही घर है ना। शंदाई ने उसे घूर कर देखा। सच में गेस्ट रूम में ही सोऊंगा, प्रॉमिस। बाहर जोर से बिजली कड़की और बारिश और तेज़ हो गई। शंदाई थोड़ा नर्वस हो गया तो बोला, ठीक है, पर सिर्फ गेस्ट रूम में, जैसा बोला वैसा करना। बिल्कुल वैसा ही करूँगा, जुमोयू ने क्यू का छोटा सा हाथ पकड़कर बोला। ये हमारा विटनेस है। रात को सोते वक्त शंदाई ने अपने रूम का डोर लॉक कर लिया। उसे लगता तो नहीं था कि जुमोयू ज़बरदस्ती अंदर आएगा, लेकिन फिर भी उसे एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी चाहिए थी। शंदाई के दिल के अंदर अब भी बहुत सारी ऐसी चोटें थीं जो शायद कभी पूरी तरह से भर ही नहीं सकती थी। हाँ, उसने जुमोयू को अपने पास आने दिया था, उसकी कोशिशों को एक्सेप्ट किया था, पर रात के अंधेरे में जब पुरानी यादें वापस आती थी तो वो दर्द, वो बेबसी, सब कुछ फिर से जिंदा हो जाती थी। लेकिन अब उसने अपना फैसला ले लिया था। अगर उसने फ्यूचर चुना है तो उसे अपने ही हाथों अपने बंधे हुए दिल को आज़ाद भी करना होगा। सच तो ये था कि उसे भी फिजिकल क्लोजनेस की क्रेविंग हो रही थी। दोपहर वाली किस ने उसके अंदर दबे हुए इमोशंस को जगा दिया था, पर वो रिस्क नहीं ले सकता था। अगर पैशन के मोमेंट में जुमोयू उसे मार्क कर देता तो, या वो खुद कंट्रोल खो देता तो।
इसलिए दरवाज़ा लॉक करके ही उसे थोड़ी शांति मिली। उसे अपने उस प्यार का सामना करना होगा जो उसी इंसान के लिए था जिसने कभी उसे सबसे ज़्यादा दर्द दिया था। पर यह सब तभी मीनिंगफुल होगा जब ये उसका अपना डिसीजन हो, उसकी अपनी सेल्फ हीलिंग का रिजल्ट हो, किसी मार्ग की मजबूरी नहीं। अगली सुबह जब शेंदाई उठा तो देखा ज़ुमोयू पहले से ही जाग चुका था। वो वहीं बैठा था जहाँ शेंदाई रोज सुबह बैठता था और क्यूक्यू को बॉटल से दूध पिला रहा था। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? शेंदाई ने हैरानी से पूछा। जल्दी? ज़ुमोयू मुस्कुराते हुए बोला, अगर सिस्टर शेन ना होती तो मैं रात को भी क्यूक्यू के साथ ही सोने की कोशिश करता। बिल्कुल नहीं, शेंदाई ने तुरंत मना किया। तुम उसके साथ मत सोया करो। शेंदाई ने आगे बढ़कर क्यूक्यू को एक प्यार भरी किसी दी। क्यूक्यू भी बिल्कुल फोकस के साथ बॉटल पकड़े दूध पी रहा था। बस एक बार उसने शेंदाई को देखा, फिर बिना रुके पैसिफायर चूसता रहा। शेंदाई को ये देखकर हल्की सी हंसी आ गई। ज़ुमोयू ने धीरे से कहा, मुझे पता है रात को वो रोता है, थकता भी है। तुमने ये सब अकेले झेला है, अब मेरी जिम्मेदारी बनती है। अब उतनी ज़रूरत नहीं है। शेंदाई ने थोड़ा सॉफ्टली जवाब दिया। अब वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। पहले रात को वो इसलिए रोता था क्योंकि... बोलते बोलते शेंदाई अचानक रुक गया। वो दोनों जानते थे क्यों। पहले क्योंकि रात को इसलिए रोता था क्योंकि उसे अपने अल्फा फादर के फेरामॉन्स की कमी महसूस होती थी, मतलब सिक्योरिटी की कमी। ज़ुमोयू को भी तुरंत यही रीज़न समझ आ गया। उसके दिल में गिल्ट उभर आया। उसने क्यूक्यू की तरफ प्यार से देखते हुए धीरे से बोला, अब मैं हूँ ना, अब डैड हमेशा साथ होगा तुम्हारे। दोनों ने साथ ब्रेकफास्ट किया, क्यूक्यू को बाय बोला और साथ ऑफिस के लिए निकल गए। ज़ियायू तुम्हें लेने नहीं आया? शेंदाई ने कम्युनिटी से बाहर निकलते वक्त पूछा। नहीं, मैंने मना कर दिया। ज़ुमोयू कैजुअली बोला। मैंने कहा हम दोनों साथ वॉक करके जाएंगे। शेंदाई को अचानक हेडेक जैसा फील हुआ। बोला, तुम सच में चाहते हो कि सब लोग हमें ऐसे देखें? ज़ुमोयू ने मासूम सी शक्ल बना ली। बोला, इसमें छुपाने जैसा क्या है? हम एक नॉर्मल रिलेशनशिप में हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? शेंदाई ने सीरियस टोन में कहा, कंपनी का एनवायरनमेंट वर्क के लिए होता है, लव के लिए नहीं। ज़ुमोयू मुस्कुराते हुए बोला, वैसे भी हम दोनों को जल्दी या देर शादी करनी ही है ना, तो लोग पहले से आदत डाल लें तो अच्छा ही है ना। फिर थोड़ा छिड़ते हुए बोला, वैसे भी ये ज़रूरी है कि सबको पता हो, वरना इधर उधर के बेकार के लोग तुम पर लाइन मारते रहेंगे। तुम्हारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में तो सारे साइंस इंजीनियरिंग अल्फाज भरे पड़े रहते हैं। एक ओमेगा दिख जाए तो नज़र गड़ा देते होंगे। तुम इतने साल सिंगल कैसे रह गए, यही सोचता हूँ मैं। शेंदाई ने हल्का गुस्सा दिखाते हुए कहा, मेरे ऊपर इतना डेप्थ था, प्यार करने की हिम्मत कहाँ रहती? ज़ुमोयू धीरे से हंस पड़ा। बोला, तो इसका मतलब तुम मेरा ही वेट कर रहे थे। शेंदाई कुछ बोलने ही वाला था पर रुक गया। सोचने लगा, उन दोनों की पहली मुलाकात से लेकर आज तक का सफ़र, कभी कभी सच में सब कुछ किस्मत जैसा लगता था। चाहे वो अच्छी किस्मत हो या बुरी, आखिरकार थी तो किस्मत ही। अगले दिन जब शेंदाई को ये न्यूज़ मिली कि यू जिंघाई परमानेंटली इंजर्ड हो चुका है और उसके ग्लैंड्स रिमूव करने पड़ेंगे, तब उसका रिएक्शन सिर्फ शॉक नहीं था, बल्कि अंदर से एक अजीब सी हलचल थी। ग्लैंड्स रिमूव होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि एक अल्फ़ा या ओमेगा बीटा बन जाएगा। इसका मतलब होता है कि बॉडी को ऐसा परमानेंट डैमेज मिलना जिससे वापस नॉर्मल होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अल्फ़ा, ओमेगा और बीटे का बीच सिर्फ सबसे बड़ा डिफरेंस होता है फेरामॉन्स का, और अगर किसी इंसान के बॉडी से ये फेरामॉन्स ही निकाल दिए जाएं तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। आने वाले कई सालों तक यू जिंघाई को इंजेक्शंस, मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट्स पर डिपेंड रहना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेशंस, वीकनेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स सब कुछ उसकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। और ये सब सोचकर शेंदाई के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि अगर उस दिन ज़ुमोयू के साथ भी यही हो जाता तो। उस रात जब ज़ुमोयू के ग्लैंड पर स्टैब हुआ था, वो आसानी से बच सकता था, पर उसने खुद को आगे रख दिया, सिर्फ शेंदाई और क्यूक्यू को बचाने के लिए। चाहे वजह गिल्ट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो
या सिर्फ प्रोटेक्शन? उस एक मोमेंट ने प्रूव कर दिया था कि ज़ुमोयू की सिंसियरिटी सिर्फ बातों तक लिमिटेड नहीं थी। शुक्र है कि ज़ुमोयू अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, लेकिन यू जिंगहाई, उसकी किस्मत पूरी तरह पलट चुकी थी। यू जिंगहाई के केस के साथ ही एक और सच सामने आया कि अब उसके डैड शेनकिन की सज़ा भी काफ़ी हैवी होने वाली थी। ज़ुमोयू के लॉयर्स मेंटल इलनेस को डिफेंस के रूप में उसे यूज़ कर रहे थे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद शेनकिन को जेल की बजाय मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाए। शेनदाई जानता था शेनकिन ने ये नाइफ एक दिन के गुस्से में नहीं उठाया था। ये नफ़रत सालों से उसके अंदर पल रही थी। नफ़रत उस इंसान के लिए जिसने कभी उसे सच में एक्सेप्ट नहीं किया, कभी उसे मार्क नहीं किया, हमेशा बीच रास्ते छोड़ दिया। अपने बायोलॉजिकल फादर की इतनी एम्बैरेसमेंट देखकर ही शेंदाई ने एक टाइम पर अपने ओमेगा जेंडर को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया था। मार्किंग जैसी चीज़ उसके लिए सिर्फ ब्रीदिंग का सिंबल बन गई थी, एक ऐसी चीज़ जिससे वो भागना चाहता था। और जब जब ज़ुमोयू के साथ उसके रिश्ते में उलझन आई, तब भी उसने अपने अंदर शेनकिन की परछाई देखी। वो उसके लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक और शर्मनाक पल होते थे। लेकिन शुक्र था, आखिर में शेंदाई उस इल्यूजन में खो नहीं गया जिसमें इंसान अपनी सेल्फ वर्थ सिर्फ दूसरों पर डिपेंड करके ढूंढता है। पर शेनकिन, वो कभी इस जाल से निकल ही नहीं पाया। शायद यू जिंगहाई के ग्लैंड्स खोना ही शेनकिन के लिए एक तरह का क्लोजर था। समझो, एक ऑब्सेशन का एंड। जब ये सारी खबरें आई, उस वक्त तक ज़ुमोयू को शेंदाई के घर रहते हुए 1 हफ्ता हो चुका था। वो ऑफिशियली वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों के शेड्यूल्स इतने बिजी थे कि साथ टाइम स्पेंड करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए साथ रहना ही सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन बन गया। सिर्फ साथ रहकर ही वो एक दूसरे को देख पाते थे, थोड़ा वक्त चुरा पाते थे। ज़ुमोयू ने धीरे धीरे, नरमी से, थोड़ा ड्रामा करके, थोड़ा लॉजिक लगा के खुद को यहीं सेटल कर लिया था। और उसके साथ आंट लैन भी आ गई। जो फ्लैट पहले थोड़ा खाली लगता था, अब अचानक घर जैसा महसूस होने लगा। एक दिन लॉयर से बात करने के बाद शेंदाई काफ़ी देर तक चुप रहा। ज़ुमोयू उसके पास ही बैठा था। शेंदाई ने हल्की सी नर्वस आवाज़ में पूछा, लगता है लॉयर काफ़ी कॉन्फिडेंट है ना? ज़ुमोयू ने सर हिलाकर कहा, हाँ, बेस्ट लॉयर हायर किए हैं। मेंटल इलनेस का रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। 80% चांसेस हैं कि शेनकिन जेल नहीं जाएगा। शेंदाई ने लंबी सांस लेते हुए बोला, बचपन से देखा है मैंने उन दोनों को लड़ते हुए। शेनकिन को अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए देखा। कभी कभी सोचता था, एक मार्क ऐसा क्या चीज़ होता है जो किसी को इतना पागल बना दे? ज़ुमोयू ने धीरे से जवाब दिया, मैं समझता हूँ, तुमने अपने सामने एक बहुत बुरा एग्जाम्पल देखा है। बिल्कुल, शेंदाई ने ज़ुमोयू की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे पेरेंट्स को ही देख लो। मार्क ने उन्हें साथ रखा, पर दिल कभी एक नहीं हो पाए। ज़ुमोयू ने हल्का सा सर झुका लिया, बोला, हाँ, बचपन में मैं उनसे नाराज़ रहता था, समझ नहीं पाता था। पर अब जब मैं तुमसे मिला हूँ, मैं माँ के दर्द को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता हूँ। तभी शेंदाई ने धीमी आवाज़ में कहा, इसीलिए मैं मानता हूँ कि मार्क कभी फाइनल आंसर नहीं हो सकता। ये लाइन सुनकर ज़ुमोयू ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही हो अदाई, मार्क फाइनल आंसर नहीं होता। हम उन सब लोगों से अलग हैं। हमारे बीच सबसे गहरा कनेक्शन सिर्फ फेरामोन्स का नहीं, दिल का है। शेंदाई हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, तुम सच में ऐसा सोचते हो या बस मुझे मनाने के लिए बोल रहे हो? ज़ुमोयू ने सीरियस होकर कहा, नहीं, मैं सच में मानता हूँ। पहले मुझे लगता था मार्क देना ही सबसे बड़ी सिंसियरिटी होती है, पर तुम पर तो उसका कोई असर ही नहीं हुआ। उसने हल्का सा पेनफुल स्माइल देते हुए कहा, उल्टा तुमने ये कह दिया कि अगर मैंने तुम्हें मार्क किया तो तुम अपने ग्लैंड से निकाल दोगे। वो बात मुझे अंदर तक हिला गई थी अदाई। शेंदाई को वो दिन धुंधला सा याद था। वो टाइम इमोशंस, फियर और कन्फ्यूजन से भरा हुआ था। पर एक चीज़ क्लियर थी, उस दिन उसका सेल्फ प्रोटेक्शन इंस्टिंक्ट उसके डिज़ायर से ज़्यादा स्ट्रांग निकला था। एक ओमेगा होते हुए भी उसने वो चीज़ रिजेक्ट की जो शायद हर ओमेगा सबसे ज़्यादा चाहता है, मार्क। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि तुमने सच में क्या चीज़ मूव करती है।
जुमोयू ने हल्के से इमोशन के साथ कहा। शेंदाई ने गहरी नज़रों से उसे देखा। जुमोयू धीरे धीरे उसके पास आकर झुका। उसकी आवाज़ हल्की, लो और थोड़ी हस्की हो गई। बोला, जब तुम मुझे इस तरह देखते हो ना, तो मेरा दिल करता है कि तुम्हें किस कर लूं। शेंदाई ने मुंह खोला जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर शायद उसके पास कहने के लिए लफ्ज़ ही नहीं बचे थे, और जुमोयू ने उसे बोलने का दूसरा मौका भी नहीं दिया। अगले ही पल उसने सीधा शेंदाई को किस कर लिया। बहुत हल्का, नरम और जेंटल किस। शेंदाई का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। उसने धीरे से जुमोयू के कपड़े के कोने को पकड़ लिया और बिना किसी हेसिटेशन के उस किस का वापस जवाब दिया। ये रिस्पॉन्स मिलते ही जुमोयू एकदम एक्साइटेड हो गया। उसने शेंदाई के होठों के कोने पर हल्का सा छुआ और धीरे से धीमी आवाज़ में बोला, अदाई, फेरामोन, मुझे तुम्हारा फेरामोन चाहिए। शेंदाई ने इधर उधर देखते हुए कहा, हम लिविंग रूम में हैं, क्या यहाँ ठीक है? उसकी आवाज़ में हल्का सा नर्वसनेस था, शायद इस डर से कि कहीं आंटी या नैनी अचानक ना आ जाए। जुमोयू ने तुरंत ऑफर देते हुए कहा, तो फिर हम रूम में चलते हैं। लेकिन शेंदाई एकदम अलर्ट हो गया। बोला, नहीं, आज ऑलरेडी लेट हो गया है, सोने का टाइम हो गया है। पर जुमोयू इतनी आसानी से हार मानने वाला था कहाँ। बोला, पर मैंने आज रिहैब नहीं किया। उसने बिल्कुल मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, डॉक्टर ने बोला है ना कि हर दिन रिहैबिलिटेशन ज़रूरी है और तुम्हें मुझे हर दिन फेरामोन्स रिलीज़ करने में गाइड करना होगा। शेंदाई ने शक भरी नज़र से उसे देखते हुए कहा, ये डॉक्टर ने कहा है या तुम अपनी तरफ से बोल रहे हो? डॉक्टर ने बोला है। सच में? जुमोयू ने आंख मारते हुए कहा, डॉक्टर को भी तो मैंने ही पे किया है ना। शेंदाई का मन किया कि उसे सच में एक मुक्का मार दे। थोड़ा सीरियस हो सकते हो तुम ऐसे बिहेव करते हो तो मैं कैसे ना सोचूं कि तुम बीमारी का ड्रामा कर रहे हो। जुमोयू ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और एक के बाद एक छोटे छोटे किसेस देते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूँ अदाई, मुझे सच में तुम्हारे फेरामोन्स की ज़रूरत है। हर दिन सिर्फ तुम ही हो जो मेरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर सकते हो, मुझसे फेरामोन रिलीज़ करवा सकते हो। सिर्फ तुम मुझे रिकवर करने में मदद कर सकते हो। शेंदाई ने बिना पल के झपकाए उसकी तरफ देखा। जुमोयू भी पूरी सिंसियरिटी के साथ उसी को देख रहा था। तभी अचानक शेंदाई ने अपनी बाहें जुमोयू के गर्दन के इर्द गिर्द लपेट दी। उसने अपना गाल उसके गाल से लगा दिया और धीरे धीरे अपने एपीफिलियल फेरामोन्स रिलीज कर दिए। इस अनएक्सपेक्टेड इनिशिएटिव से जुमोयू बिल्कुल स्टंट हो गया। काफ़ी देर तक वो हिला तक नहीं, बस उस सुकून भरे फेरामोन की वार्मथ को महसूस करता रहा। शेंदाई ने अपनी उंगलियों से जुमोयू के ग्लैंड के स्कार को हल्का सा सहलाते हुए कहा, जल्दी ठीक हो जाओ। ये छोटा सा सेंटेंस जुमोयू के दिल को सीधा छू गया। उसने शेंदाई की कमर को ज़ोर से पकड़ लिया, अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया, जैसे वो इस मोमेंट को पूरी तरह जीना चाहता हो। एक ऐसी शांति जो शायद उसने कभी महसूस ही नहीं की थी। शेंदाई ने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या आप ठीक लग रहा है? जुमोयू ने हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया और अपनी ग्लैंड्स को महसूस करते हुए बोला, तुम्हें फील हुआ? हाँ, शेंदाई ने आंखें बंद करते हुए बोला। दोनों एक दूसरे के फेरामोन में घुले हुए थे, जैसे सिर्फ बॉडीज़ नहीं, उनकी रूहें भी कनेक्ट हो रही हों। जुमोयू ने धीरे से कहा, अदाई, तुम्हारे साथ रहकर मुझे इतना सुकून मिलता है। ये फीलिंग मेरे लिए बिल्कुल नई है। पहले मुझे लगता था कि काम, स्टडी, सक्सेस, बस यही सब इम्पॉर्टेंट है, पर अब मैं बस तुम्हारे और क्यूक्यू के साथ रहना चाहता हूँ। ऑफिस से सीधा घर आना चाहता हूँ, जैसे मेरी पूरी लाइफ का सेंटर ही तुम बन गए हो। शेंदाई ये सब सुनकर अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल हो गया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि यही तुम्हारी असली चाहत है? जुमोयू ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, हाँ बिल्कुल। शेंदाई ने दिल ही दिल में सोचा, ये तो हमेशा से मेरी भी चाहत रही है, पर यह बात वो अभी ज़ोर से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जुमोयू ने धीरे से कहा, हमारी फैमिली एक साथ रहे, यही मेरा सपना है। फिर एक शरारती टोन में बोला,
और हाँ, अगर तुम्हारे साथ एक ही रूम शेयर कर पाऊँ तो और भी अच्छा होगा। शंदाई ने तुरंत आंखें खोल दी। अदाई, क्या मैं आज तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ? शंदाई ने उसे हल्की सी पुश देते हुए कहा। आज का रिहैब हो चुका है। अदाई, जुमोयू ने फिर से उसकी कमर पकड़ ली। बोला, मुझे गेस्ट रूम में मत सुलाओ ना, आंट लैन मेरा मजाक उड़ाएगी। फालतू माते मत बनाओ तुम, शंदाई ने थोड़े स्ट्रिक्ट टोन में कहा। पर जुमोयू की दोनों बाहें लोहे की तरह मजबूत थी। शंदाई को महसूस हो रहा था कि जुमोयू ज़्यादा जोर भी नहीं लगा रहा, फिर भी वो अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रहा था। मैं सच बोल रहा हूँ, कहते हुए जुमोयू ने उसे और करीब खींच लिया और बोला, थोड़ा सा फेस सेविंग कर दो ना, मैं आज के लिए एक ही रूम में सो लेता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कुछ नहीं करूँगा। शंदाई ने उसकी बाहों पर हाथ मारते हुए कहा, तुम्हारी उम्र क्या है और मेरी क्या है? आधे 50 के होकर भी ऐसी बचकानी बातें करते हो। छोड़ो मुझे। जुमोयू का तो चेहरा ही तुरंत उतर गया। उसने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली की और थोड़ा डिसअपॉइंटेड सा होकर उसे छोड़ दिया। शंदाई तुरंत खड़ा नहीं हुआ, वो वहीं बैठा रहा, सर हल्का झुकाकर कुछ सेकंड सोचता रहा। फिर बिल्कुल धीमी आवाज में बोला, एक शर्त पर। जुमोयू तुरंत अलर्ट हो गया, जैसे कोई सोल्जर कमांड सुन रहा हो। तुम बाइट स्टॉपर बिल्कुल नहीं पहनोगे। ये सुनते ही जुमोयू एकदम फ्रीज हो गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि उसने सही सुना। अब जाओ, सोने का टाइम हो गया, शंदाई ने जल्दी से कहा, और बिना एक और सेकंड रुके वो तुरंत उठकर अपने रूम की तरफ भाग गया। दरवाज़ा बंद करते ही शंदाई ने अपनी पीठ उस पर टिकाई और एक लंबी गहरी सांस ली। उसके आसपास अब भी हल्का सा इबोनी का एहसास घूम रहा था, जैसे जुमोयू के फेरामॉन्स उसकी स्किन पर चिपक गए हों। उसने अपने गर्म हो चुके चेहरे को छुआ और अपनी तेज धड़कन को रोकने की कोशिश भी नहीं की। आज पहली बार वो खुद से भाग नहीं रहा था, बस महसूस कर रहा था अपने दिल की बढ़ती हुई धड़कन को। जुमोयू ने जब से शंदाई के साथ लंच करना और रोज़ साथ ऑफिस आना जाना स्टार्ट किया, पूरी कंपनी धीरे धीरे उनके रिलेशनशिप की आदत डालने लगी। अब वो ऑकवर्ड वाला बॉस का सीक्रेट वाला फील ख़त्म हो चुका था। लोग ओपनली उन दोनों को साथ देखते, कभी कभी अच्छे मूड में हल्का फुल्का मजाक भी कर लेते। शंदाई को शुरू में काफ़ी टेंशन थी। उसे लगता था शायद लोग उसके साथ डिफरेंटली बिहेव करेंगे या उसकी एकेडमिक रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। उसने अपने दिमाग में कितनी ही नेगेटिव सिचुएशन इमेजिन भी करके रखी थी, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा उसे अपने कलीग्स और पीयर्स से मदद, एप्रिसिएशन और सपोर्ट ही मिला। उसे धीरे धीरे ये बात समझ आई कि उसकी पहचान गॉसिप या रूमर्स से नहीं बनी, बल्कि उसके काम, उसकी मेहनत और उसकी एबिलिटी से बनी है। और ये रियलाइजेशन उसके लिए एक बड़ी तसल्ली थी। फिर आया शंदाई का 29th बर्थडे और उस दिन उसके साथ कुछ बहुत ही खास हुआ। वो चेंगजिमाई के साथ लैब में था जब उसने अपनी ईमेल खोली और एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसकी एससीआई थीसिस फाइनली अप्रूव्ड हो चुकी थी। ये खबर उसकी उम्मीद से भी पहले आ गई थी। शंदाई इतना शॉक था कि कुछ सेकंड तक कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। चेंगजिमाई ने एक्साइटेड होकर उसे 2-3 बार हिलाया, तब जाके उसे होश आया और तब जाके उसके चेहरे पर एक बड़ी सी खुशी वाली स्माइल आई। दिल खुशी से भर गया। इस खबर पर सबसे पहले अपने मेंटर को कॉल करना चाहिए था उसे, पर फ़ोन उठाते ही बिना सोचे समझे उसकी उंगली सीधा कॉल लिस्ट के सबसे ऊपर वाले नाम पर चली गई, जुमोयू के नाम पर। एक रिंग भी पूरी नहीं हुई थी कि कॉल उठ गया। अदाई, सब ठीक है ना? जुमोयू की आवाज़ में हल्का सा पैनिक था, क्योंकि शंदाई कभी काम के टाइम पर बिना वजह उसे कॉल नहीं करता था। शंदाई ने फ़ोन कसकर पकड़ा। उसकी सांसें थोड़ी काँप रही थी। फिर धीमी सी आवाज़ में वो बोला, मोयू, मेरी एससीआई ड्राफ्ट एक्सेप्ट हो गई है। 2 सेकंड के लिए पूरी लाइन पर सिर्फ खामोशी छा गई। फिर अचानक डेस्क पर हाथ मारने की आवाज़ हुई। ग्रेट ग्रेट अदाई,
कॉन्ग्रेचुलेशंस! बैकग्राउंड में चेयर हिलने की आवाज़ आई। जॉश, अदाई का एससीआई अप्रूव हो गया है। पीछे से चेंग राउजी की एक्साइटेड कॉन्ग्रेचुलेशन सुनाई दी। शेंदाई की आंखें हल्की सी नम हो गईं। 2 साल की मेहनत, स्ट्रेस, स्ट्रगल, रातों की नींद, इमोशनल अप एंड डाउन्स, सब कुछ आज इस खबर में सब समा गए थे। ये सिर्फ उसके लिए एकेडमिक अचीवमेंट नहीं थी, ये उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की जीत थी। जुमोयू खुशी से बोलता रहा कि आज तुम्हारा बर्थडे है और इससे बेहतर गिफ्ट क्या हो सकता है। आज रात हम दोनों साथ सेलिब्रेट करेंगे, जिसे पहले डिसाइड किया था। तुम्हारा बर्थडे सिर्फ हम दोनों का होगा। शेंदाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, फ्राइडे को मैं तब बाकी सबको ट्रीट दूंगा। कॉल रखने के बाद शेंदाई ने सबसे पहले अपने मेंटर प्रोफेसर ल्यू को गुड न्यूज़ दी। फिर उन सबको मैसेज किया जिन्होंने उसकी थीसिस में मदद की थी। बाई जिंगवान, जाओ दाई, पुराने क्लासमेट्स, सब लोगों को। वो जानता था ये अचीवमेंट सिर्फ उसकी नहीं, उन सब की भी थी। पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट उसकी खुशी में शामिल हो गया। उसने जूनियर को बोलकर एक बड़ा रेस्टोरेंट बुक करवाया ताकि सबको एक साथ ट्रीट दे सके, और दिल ही दिल में सोच लिया कि वीकेंड पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा की ग्रेव पर जाके ये गुड न्यूज़ सुनाएगा। शाम को ऑफिस की छुट्टी के टाइम, जैसे रोज़ होता था, जुमोयू ठीक वक्त पर उसके ऑफिस के बाहर आ गया। शेंदाई ने उसे देखते ही एक बड़ी सी स्माइल दी, बैकपैक उठाया और बोला, मेरा पेपर 2 महीने के अंदर पब्लिश हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा साल के एंड तक। जुमोयू ने तुरंत उसके कंधों पर हाथ रखा और ज़ोर से उसके गाल पर किस किया। फिर बोला, मेरा अदाई सच में कितना अमेजिंग है। शेंदाई का दिल खुशी से भर गया। इतनी तारीफ उसके पूरे दिन में मिल चुकी थी, पर जो सुकून और गर्व उसे जुमोयू की आवाज़ में मिला वो सबसे अलग था। चलो आज अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, शेंदाई ने खुशी से कहा। कौन सा रेस्टोरेंट बुक किया है तुमने? जुमोयू ने हल्का सा मिस्टीरियस स्माइल देते हुए कहा, बस मेरे साथ तो चलो पहले। गाड़ी में बैठते ही जुमोयू ने सबसे पहले एक काम किया, ड्राइवर कैबिन का पार्टीशन ऑन कर दिया। शेंदाई तुरंत समझ गया इस मूव का हिडन मीनिंग। पहले भी कई बार जुमोयू इसी कार में उसे अपनी गोद में बिठाकर छेड़ चुका था। वो यादें अब भी उसके दिमाग में जिंदा थीं। शेंदाई ने साइड से उसकी तरफ देखा और उसकी पलकें हल्की सी कांप उठी। जुमोयू ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और प्यार भरी आवाज़ में बोला, बेबी इधर आओ ना, मुझे तुम्हें किस करना है। शेंदाई ने फ्रंट सीट की तरफ देखा। जानता था कि जियाओ सब कुछ समझता है। उसका चेहरा बिना वजह ही लाल होने लगा। अरे कम ऑन ना, कल मैं पेरेंट्स के घर गया था, पूरा दिन तुमसे मिला भी नहीं। जुमोयू ने हल्का सा शिकायत भरे टोन में कहा और शेंदाई का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। आई मिस्ड यू सो मच। शेंदाई उसके कोल्ड एक्सटीरियर के पीछे छुपी हुई सॉफ्टनेस को अब समझने लगा था। वो धीरे से उठ खड़ा हुआ और अगले ही पल जुमोयू ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। एक हॉट गहरा किस उसके होठों पर गिर गया, ऐसे जैसे पूरे एक दिन की कमी वो एक ही पल में पूरी करना चाहता हो। कल ही तो मिले थे दोनों, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे दोनों महीनों बाद मिले हों। शेंदाई को महसूस हुआ कि उसका फेरोमोन स्टिकर फिर से उतार दिया गया। ये ऑलमोस्ट एक हैबिट बन चुकी थी जुमोयू की। जब भी दोनों अकेले होते, जुमोयू तुरंत उसके ग्लैंड्स को एक्सपोज कर देता। शेंदाई समझता था ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि पोजीशन का एक साइलेंट सिग्नल था। ओमेगा अपने ग्लैंड्स सिर्फ उन्हीं के सामने खोलते हैं जो फैमिली हो, क्लोज फ्रेंड हो या लवर। जुमोयू ये जानबूझकर करता था या नहीं, ये शेंदाई कभी पक्का नहीं कह पाया, पर छोटी छोटी बातों से वो हमेशा उनके बीच की इंटीमेसी को एम्फेसाइज कर देता था। इंसान धीरे धीरे चीज़ों का आदी हो जाता है। जब शेंदाई ने डिसाइड किया था कि वो जुमोयू को एक नया मौका देगा और उनकी फैमिली फ्यूचर को एक चांस देगा, उसने सोचा था कि सब कुछ धीरे धीरे होगा। पर जुमोयू वो मुंह पर सब बातें मान लेता, पर हर बार अपने तरीके से रिदम अपने हाथ में ले लेता। और आज भी वही हुआ। अभी भी जब शेंदाई उसके आर्म्स में किसकी वजह से डिजी हो रहा था, उसे अचानक रियलाइज़ हुआ फिर से कंट्रोल जुमोयू के हाथ में जा चुका है।
जुमोयो के हाथ शंदाई की शर्ट के अंदर चले गए थे, उसकी वार्म स्मूथ स्किन को धीरे धीरे महसूस करते हुए। शंदाई ने तुरंत उसका व्रिस्ट पकड़ लिया और हल्की सी आवाज़ में बोला, गाड़ी में ये सब मत करो। जुमोयो ने उसके लोअर लिप को हल्का सा काटा और शरारती टोन में बोला, मेरी गाड़ी, मेरा बंदा, प्रॉब्लम क्या है? क्या खाना खाने नहीं चलना है? शंदाई ने बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा। जुमोयो ने उंगलियों से उसके ग्लैंड को हल्का सा रब करते हुए कहा, अभी तो टाइम है, पहले थोड़ा एपिटाइजर तो हो जाए। तुम ना, शंदाई ने अटकती आवाज़ में कहा। गाड़ी शहर की सड़कों पर तेज चल रही थी और अंदर दोनों के बीच टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। शंदाई को महसूस हो रहा था कि अगर उसने अभी रोका नहीं तो जुमोयो अगले ही पल उसका बेल्ट भी खोल देगा। इसलिए उसने थोड़ी ज़ोर से बोलकर उसे रोक दिया। जुमोयो मुस्कुराते हुए पीछे हट गया और अपनी टाई धीरे से उतारते हुए बोला, आज तुम्हें जहाँ ले जा रहा हूँ ना, बहुत स्पेशल जगह है, सरप्राइज़ रखना चाहता हूँ। शंताई ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा। कुछ देर बाद गाड़ी धीरे होने लगी। बाहर का माहौल अचानक शांत और अलग सा महसूस होने लगा। गाड़ी आखिरकार रुक गई। जियाओ की आवाज़ आई, प्रेसिडेंट जू, मिस्टर शेन, हम पहुंच गए हैं। शेन दाई को जुमोयो ने हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला। हवा में हरी घास की हल्की सी मीठी खुशबू थी। ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही थी। हम कहाँ आए हैं? शेन दाई ने हैरानी से पूछा। चलो अंदर ले चलता हूँ। तभी अचानक जुमोयो ने अपनी टाई निकालकर शंदाई की आंखों पर बांध दी। ये सब क्या है? शंदाई ने हल्की हंसी के साथ पूछा। सरप्राइज़ है, थोड़ा सब्र तो रखो। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और जुमोयो उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे उसे अंदर ले गया। अंदर कदम रखते ही जुमोयो को एक अजीब सी फैमिलियरिटी महसूस हुई। बॉइल्ड मास रूट वाटर की मीठी सी खुशबू, वुडन फ्लोर की हल्की सी आवाज़, पैटियो से आती हुई रोशनी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने अचानक से टाई खींचकर अपनी आंखें से उतार दी और जैसे ही उसने सामने देखा वो फ्रीज हो गया। ये जगह, ये घर उसका अपना घर था। वही घर जहाँ वो बड़ा हुआ था। वही हॉल, वही वुडन फ्लोर, वही पुरानी पेंटिंग्स, वही डेलिकेट डेकोरेशंस, वही गार्डन का व्यू। हर चीज़ बिल्कुल वैसे ही थी जैसे उसकी यादों में थी। शंदाई की आंखों में आंसू भर आए। ये घर कब का ऑक्शन हो चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ फिर कभी लौट पाएगा, पर आज वो यहीं खड़ा था। जुमोयो धीरे से उसके पास आया। उसके आंसू पोंछते हुए बोला, ये तुम्हारा घर है अदाई, जहाँ तुम बड़े हुए, जहाँ तुम्हारी सबसे खूबसूरत यादें हैं। शंदाई का गला भराया। उसने पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? जुमोयो ने उसे पीछे से हक कर लिया। बोला, तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट, फोटोज़ और कैप्शंस सब कुछ देखकर मैंने इस घर को जितना हो सके उतना वैसा ही बनाने की कोशिश की। फर्नीचर, पेंटिंग्स, गार्डन, जितना मिल सका सब वापस लाया, क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट थी अदाई। गार्डन का दरवाज़ा खुला और बिल्कुल वैसा ही नज़ारा था जिसे शंदाई बचपन में देखता था। ग्रैंडमा वाली चेयर, फूल, पौधे, वही मिट्टी की खुशबू। शंदाई अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगा। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये उसका बचपन था, उसकी यादें थीं, उसका सुकून था। और सबसे बड़ी बात, किसी ने ये सब सिर्फ उसके लिए किया था। जुमोयो ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। बोला, अदाई, वेलकम होम। मैं इस काम में कई महीनों से लगा हुआ था। जुमोयो धीरे से बोला, मैं चाहता था कि तुम्हारी ग्रैंडमा भी ये सब देख पाए, पर आखिर तक वो मशीन से दूर ही नहीं हो पाई। उसकी आवाज़ में हल्का सा अफसोस था। बोला, सबसे मुश्किल काम था तुम्हारे ग्रैंडपा की पेंटिंग्स वापस लाना। इन कुछ सालों में उनकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। जब वो जिंदा थे उनके काम को इतनी तारीफ नहीं मिली, पर वक्त के साथ लोगों की सोच बदली और आज उनके आर्ट को सच में पहचान मिल रही है। जुमोयो ने शंदाई का हाथ पकड़ा और उसे दीवार पर लगी पेंटिंग्स की तरफ ले गया। फिर बोला,
अदाई, मुझे भी ये पेंटिंग्स बहुत पसंद है। तुम्हारे ग्रैंडपा जो माउंटेन्स बनाते थे ना, वो सिर्फ पहाड़ नहीं होते थे, उनमें इमोशंस होते थे, जिंदगी होती थी। उनकी पेंटिंग्स देखकर लगता है जैसे वो नेचर की वाइटलिटी दिखा रहे हों। और मैं सोचता हूँ, जो इंसान ऐसे पहाड़ बना सकता है, जो तुम्हें इतना खूबसूरत नाम दे सकते हैं, वो तुम जैसा अच्छा इंसान ही रेस कर सकता था। शंदाई जोर से सर हिलाकर बोला। आंसू उसके चेहरे पर बहते जा रहे थे। ग्रैंडपा की माउंटेन पेंटिंग सबसे बेस्ट है। उन्हें माउंटेन थाई सबसे ज़्यादा पसंद था और उन्होंने मुझे अपनी फेवरेट माउंटेन के नाम पर ही नाम दिया था। जुमोयू ने धीरे से कहा, हम ग्रैंडपा के लिए एक पेंटिंग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज रखते हैं। उनका काम और ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए ना। ये सुनते ही शेंदाई खुद को रोक नहीं पाया। उसने तुरंत जुमोयू को गले लगा लिया। उसकी गर्दन के आसपास हाथ लपेटकर ट्रेमलिंग आवाज़ में सिर्फ एक ही बात बोली, थैंक यू। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जुमोयू उसे वैसे ही पकड़े रहा, बिल्कुल जैसे कोई छोटे बच्चे को समझा रहा हो। आज तक उसने शेंदाई को कभी इस तरह रोते नहीं देखा था। पहले जब भी वो रोता था तो उसकी आंखों में गुस्सा होता था, दर्द होता था, जिद होती थी। पर आज उसकी बाहों में जो इंसान था, वो शायद वो शेंदाई था जिसे जुमोयू कभी देख ही नहीं पाया। वो केयरफ्री लड़का जो ग्रैंडमा के लगाए फूल पर कविता लिखा करता था, जो ग्रैंडपा की पेंटिंग्स की परफेक्ट फ़ोटो लेने के लिए घंटों बैठता था, जो हर सीज़न चेंज पर मॉस रूट वाटर की खुशबू को पोएट्री में डिस्क्राइब करता था, जो अपनी अच्छी ग्रेड्स और शांत तरीके से प्राउड फील करता था। जुमोयू ने उस लड़के को कभी जीते जी नहीं देखा था। उसने सिर्फ एक काम, सीरियस रिसर्चर को देखा था और आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि वो चाहता है कि शेंदाई सिर्फ रिस्पॉन्सिबल और स्ट्रांग ना हो, बल्कि अपनी यूथ वाली खुशी भी वापस जिए। थोड़ी देर बाद शेंदाई ने खुद को संभाला। आंखें लाल थी, चेहरा थोड़ा एम्बैरेस्ड, पर दिल हल्का हो चुका था। बोला, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। उसने धीरे से कहा, थैंक यू। जुमोयू की आंखों में भी नरमी थी। बोला, तुम्हारा ये कहना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है दाई। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी को खुशी देना अपने आप को खुशी देने से भी ज़्यादा सुकून देता है। शेंदाई ने गहरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, तुम ये सब सोच भी कैसे सकते थे? जुमोयू ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, बस तुम्हें खुश देखना चाहता था। जब किसी से सच में प्यार हो ना, तो आइडियाज़ अपने आप ही आ जाते हैं। ये घर अभी परफेक्ट नहीं है, पर हम दोनों मिलकर धीरे धीरे इसे और बेहतर बना सकते हैं। शेंदाई की आंखों में आंसू भी थे और होठों पर मुस्कान भी। बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बर्थडे, मेरी थीसिस कंप्लीट और तुम्हारा दिया हुआ ये गिफ्ट, मैं सच में बहुत बहुत खुश हूँ। जुमोयू ने हल्का सा उसकी नाक से नाक टच की और बोला, मैं भी बहुत खुश हूँ अदाई। शेंदाई उसकी बाहों में सिमट गया। ऐसे लगा जैसे आज की शाम उसकी पूरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शाम है। आज पहली बार उसे पूरी तरह यकीन हो रहा था कि उसे सच में प्यार किया जा रहा है। चलो खाना खाते हैं, जुमोयू ने मुस्कुराते हुए कहा। आंट लैन ने वही डिशेस बनाई हैं जो तुम्हारे 18 बर्थडे पर बनी थी। शेंदाई ने उसके चेहरे को हाथों में लेकर हल्की सी किस दी। बोला, ओके। डिनर के बाद दोनों गार्डन की रैटन चेयर पर बैठे। हल्की ठंडी हवा, हाथों में मीठा वार्म मॉस रूज वाटर और शांत सी शाम। जुमोयू ने उसके ईमेल को पढ़ते हुए कहा, थीसिस इस साल के अंत तक पब्लिश हो जाएगी। क्या पीएचडी के लिए अप्लाई करने की प्रिपरेशन रेडी है? बिल्कुल, शेंदाई ने मुस्कुराते हुए कहा। नेक्स्ट वीक जाकर मैं फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लूँगा। जुमोयू मजाक में बोला, मैं तुम्हारी सैलरी इंक्रीज़ करवा देता हूँ। शेंदाई हंसकर बोला, नहीं, पहले एससीआई का बोनस तो मिलने दो। बोनस मिलने के बाद क्या करोगे? जुमोयू ने छेड़ा। शेंदाई ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेना चाहता हूँ। जुमोयू की आंखें चमक उठी। सच? क्या गिफ्ट?
सरप्राइज़ होता है गिफ्ट, अभी नहीं बताऊंगा। अच्छा, तुमने सोचा ही नहीं होगा, जुमोयू ने फिर छेड़ते हुए कहा। शेनदाई हंसा, बोला, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जुमोयू ने शरारत से बोला, मैं बिना सरप्राइज वाले गिफ्ट भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, जैसे तुम सिर्फ एक बो टाई पहनकर। शेंदाई ने तुरंत हल्का सा उसे मारते हुए कहा, मैं पैसे खर्च करके गिफ्ट देना चाहता हूँ, तब एक बो खरीद लेना। जुमोयू ने और टीज किया। शेंदाई ने फिर से हाथ उठाया, पर इस बार जुमोयू ने उसकी व्रिस्ट पकड़ ली, उसे विकर चेयर पर हल्का सा रोक लिया और आगे झुककर शेंदाई के होठों पर एक प्यार से किस कर दिया। शेंदाई भी पीछे नहीं हटा, उसने भी पूरे दिल से रिस्पॉन्ड किया। माहौल धीरे धीरे रोमांटिक हो गया। जुमोयू के मूवमेंट्स में एक्साइटमेंट और इम्पेशंस दोनों साफ दिख रहे थे। शेंदाई थोड़ा पीछे हटना चाहता था, पर चेयर के कोने से उसका कंधा टकरा गया। उसके मुंह से हल्की सी आवाज़ निकली। अगले ही पल जुमोयू ने उसे धीरे से अपनी बाहों में उठाया। शेंदाई ने धीमी आवाज़ में पूछा, कौन से रूम में ले जा रहे हो? जुमोयू ने बिना रुके जवाब दिया, ऑब्वियसली तुम्हारे रूम में। सीढ़ियाँ चढ़कर लेफ्ट मुड़ते ही जुमोयू ने दरवाज़ा खोला। ये वही सेकंड बेडरूम था जहाँ कभी शेंदाई अपनी पूरी जिंदगी जीता था। रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, दीवारों पर अब भी पुराने पोस्टर्स के निशान थे जो कभी उसने खुद लगाए थे। बेडिंग नहीं थी, पर बिल्कुल उसी ब्लू प्लेट जैसी जो वो बचपन से यूज़ करता आया था। रूम छोटा था, पर एक अजीब सी वार्म थी उसमें, जैसे ये जगह शेंदाई का इंतज़ार कर रही हो। जुमोयू ने शेंदाई को बेड पर धीरे से सुलाया और उसकी तरफ देखा, जैसे किसी चीज़ का वो बरसों से इंतज़ार कर रहा हो वो उसके सामने है। शेंदाई उठकर कुछ बोलना चाहता था, पर अगले ही पल एक और गहरा किस, और उसके बाद शब्द वहीं रुक गए। ये सिर्फ एक मोमेंट नहीं था, ये उसके पूरे पास का सामना था। ये कमरा उसकी ज़िंदगी का सबसे प्राइवेट हिस्सा था। यहाँ उसने अपना बचपन बिताया था, अपनी पहली फैंटेसी सोची थी, रात रात भर पढ़ाई की थी, सपने देखे थे, और आज वही जगह एक नई याद बनने वाली थी। और आज जुमोयू इसी रूम में उसके साथ था, जैसे वो सिर्फ उसके प्रेजेंट को नहीं, उसके पास को भी अपना रहा हो, जैसे दोनों की जिंदगियां टाइम की बेड़ियों की तरह एक दूसरे से जुड़ रही हों। शेंदाई के दिल में दो फीलिंग्स एक साथ चल रही थी, एक तरफ एक्साइटमेंट, दूसरी तरफ हल्का सा डर, क्योंकि अपने आप को पूरी तरह किसी को सौंप देना कभी कभी सबसे मुश्किल काम होता है। पर फिर भी जुमोयू के प्यार को वो महसूस करके उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह खोल देगा। शेंदाई ने अपनी ज़िंदगी में बार बार सोचा था कि मार्ग का असली मतलब क्या होता है। ये सवाल सिर्फ जुमोयू के आने के बाद पैदा नहीं हुआ था, बल्कि जब से उसका सेकंड जेंडर पूरी तरह डेवलप हुआ, तब से उसके दिल और दिमाग के अंदर एक उलझन कभी रुकी ही नहीं। जुमोयू पहला अल्फा था जिसने उसके अंदर ये गहरी ख्वाहिश जगाई, एक स्ट्रॉन्ग अर्ज कि सिर्फ वही उसे मार्ग करे। पर जब वो वक्त आया जब उसे मार्ग के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता, तब उसे पहली बार समझा कि जेनेटिक चॉइसेस के आगे इंसान कितना बेबस होता है। उसके अंदर का एजुकेटेड रैशनल सेल्फ और उसका प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे। एक तरफ उसका दिल ऑटोनॉमी चाहता था, दूसरी तरफ उसका शरीर किसी अल्फा के कंट्रोल को तरस रहा था। और इस कॉन्ट्राडिक्शन के बीच शेंदाई हमेशा अपने लिए एक लॉजिकल रास्ता ढूंढता रहा। जुमोयू ने कभी उसे समझाया था कि जब सच्चा प्यार मिलता है ना, तभी साउल और बॉडी का असली मिलन होता है, कि मार्ग सिर्फ ऑपरेशन का वेपन नहीं होता, बल्कि गहरे प्यार का नेचुरल एक्सप्रेशन भी होता है। कुछ दिनों के लिए जब जुमोयू ससेप्टिबल पीरियड में था, शेंदाई ने यह एहसास महसूस भी किया, पर जैसे ही जुमोयू होश में आया, उन दोनों के बीच सिर्फ तूफान बचा। जब शेंदाई ने पहली बार अपना मार्क वॉश करवाया, उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द सहा, पर उसी के साथ एक गहरी तसल्ली भी मिली। उसने सोच लिया था कि अब कभी दोबारा ये चीज़ वो अपने शरीर पर नहीं होने देगा। लेकिन ज़िंदगी ने उन दोनों को कितने मोड़ दिखाए, इतने दर्द, इतने सैक्रिफाइसेस, इतने सच,
कि आखिरकार शेंदाई ने दोबारा जू मयू के साथ फ्यूचर चूज किया और उसके दिल के अंदर जो यूनिटी ऑफ साउल एंड बॉडी का विश्वास था वो कभी पूरी तरह टूटा ही नहीं। जैसे सर्दियों के बाद बर्फ पिघलती है वैसे ही उसके दिल के अंदर नई उम्मीद दोबारा जन्म लेने लगी। अगली सुबह ऑटम का हल्का गर्म सूरज जब शेंदाई के चेहरे पर गिरा और उसकी नींद टूट गई, उसने आंखें खोली। ऊपर छत का रेट्रो चैंडलियर बीच कर्टन्स के बीच से आती रोशनी को महसूस उसने किया। एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो वापस अपने केयरफ्री बचपन में पहुंच गया हो, जैसे जिंदगी के सारे बोझ रात भर में ही गायब हो गए हों। वो काफ़ी देर तक बेड पर ही लेटा रहा। फिर धीरे धीरे जू मोयू की फेरामॉन्स की मीठी खुशबू और अपने बॉडी की हल्की सी सॉरनेस ने उसे रियलिटी में वापस ला दिया। उसके गले पर बंधी छोटी सी गॉज अभी भी हल्का सा दर्द कर रही थी और उस मोमेंट पर शेंदाई को समझ आया कि कल रात जो हुआ वो उसकी अपनी मर्जी से हुआ था। इस बार कोई मजबूरी नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था, सिर्फ उसका अपना फैसला था और चाहे जो हो इससे उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। तभी बेडरूम का दरवाज़ा खुला। जुमोयू अंदर आया, हाथ में गर्म पानी का ग्लास, बाल अभी अभी शॉवर के बाद आधे गीले। दोनों एक दूसरे को देखकर वहीं रुक गए। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, पर उस शांति के अंदर एक गहरा इमोशन चल रहा था। पहली बार जब मार्क हुआ था जुमोयू के उठते ही सब कुछ बिखर गया था, पर आज सब कुछ बिल्कुल अलग था। आज उन दोनों के बीच गलतफहमी नहीं, नफरत नहीं, सिर्फ एक गहरा कनेक्शन था। वो दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वर्ड्स की ज़रूरत ही ना हो। एक ऐसा एहसास जैसे दो भटकती हुई रूहें आखिरकार एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ गई हों, जैसे सारा अधूरापन खत्म हो गया हो। इतना खूबसूरत कि सपने जैसा लग रहा था। जुमोयू ने ग्लास साइड टेबल पर रखा, बेड के पास बैठ गया और धीरे से शेंदाई के माथे पर किस किया। फिर बोला, बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है अदाई। शेंदाई ने भी बिना कुछ बोले उसे कस कर गले लगा लिया। जुमोयू ने भी उसे वापस बाहों में भर लिया और उसके ग्लान से आती नई मिक्स्ड फेरामोन की खुशबू महसूस की। एपीफिलियम और इबॉनी वुड का मिलन, मीठा, ठंडा और गहरा। इस पल जू मोयू को भी सच में एहसास हुआ कि अब उसे जीतने की ज़रूरत नहीं, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। उसका दिल फाइनली ज़मीन पर आ चुका था। वो जीत नहीं रहा था, वो बस पूरा हो रहा था। शेंदाई ने अपने कान जू मोयू के दिल पर रखते हुए कहा, मैं सोचता था कि मार के बाद मैं अपने आप को खो दूंगा, पर अब ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा। बस एक गहरा सुकून महसूस हो रहा है। जू मोयू की आंखें हल्की सी नम हो गईं। बोला, मुझे भी, उसने धीमी सी आवाज़ में कहा। शेंदाई ने मुस्कुराते हुए बोला, चलो घर चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि क्यू क्यू भी ये सुकून महसूस करे। जब वो दोनों घर लौटे, क्यू क्यू पूरी रात रोकर नाराज़ हो चुका था, पर जैसे ही उसने अपने दोनों पेरेंट्स को साथ देखा और उनके डीपली कनेक्टेड फेरामॉन्स फील किए, उसके चेहरे पर तुरंत एक सिक्योर सी स्माइल आ गई और वो चैन से सो गया। शेंदाई ने प्यार से उसके बालों को सहलाया। जुमोयू हंसकर बोला, एक रात हम नहीं आए तो इतना हंगामा। अल्फा बेबी सच में मुश्किल होते हैं पालना। शेंदाई अचानक थोड़ा घबरा गया। बोला, जैसे उसे एकदम से कुछ याद आ गया हो। अरे, मैं तो ये भूल ही गया था। शेंदाई ने तुरंत उसकी तरफ देखा, थोड़ा टेंशन में पूछा, क्या हुआ? शेंदाई ने इंस्टेंट में अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया था और बस उस एक छोटे से गेस्चर से ही जू मोयू तुरंत समझ गया। उसके चेहरे पर एक छोटी सी सीक्रेट खुशी झलक गई, पर ऊपर से उसने खुद को बिल्कुल काम दिखाया। थोड़ा कैजुअल खांस कर बोला, रिलैक्स, तुम अभी क्यू फेस में नहीं हो, तो प्रेगनेंसी के चांसेस वैसे भी ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन शेंदाई को इतनी आसानी से तसल्ली मिलने वाली थी ही नहीं। हाँ, ओमेगा के लिए सबसे ज़्यादा चांसेस क्यू फेस में होते हैं, क्योंकि उस वक्त बॉडी नेचुरली रेडी होती है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि नॉर्मल टाइम में रिस्क ज़ीरो है। और कल रात जो हुआ था, पॉसिबिलिटी तो थी ही ना। शेंदाई को टेंशन में देखकर जुमोयू ने फिर से समझाने की कोशिश करते हुए कहा,
वैसे भी मेरे ग्लैंड्स डैमेज हो चुके थे, शायद इतना इजी नहीं होगा। शेंदाई ने तुरंत उसे गुस्से भरी नज़रों से देखा और बोला, आंखों के सामने झूठ बोलना बंद करो। तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। जुमोयू ने सरेंडर में हाथ उठा लिए, बिल्कुल इनोसेंट बनने की एक्टिंग करते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं अभी भी कभी कभी वीक फील करता हूँ अदाई। शेंदाई ने गुस्से में अपने बाल मैसअप कर दिए, पर तभी उसकी नज़र क्यू पर पड़ी और अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसके दिल के कोने में ख्याल उभरा कि अगर सच में क्यू जैसा एक और बेबी हो गया तो कितना अच्छा होगा। ये सोच ही उसके दिल को थोड़ा नरम कर गई। जुमोयू ने धीरे से अपनी बाहों में शेंदाई को खींचकर गले लगा लिया, फिर बोला, नर्वस मत हो अदाई, अगर सच में कुछ हो भी गया तो मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। इस बार तुम्हें कभी कुछ अकेले फेस नहीं करना पड़ेगा। शेंदाई ने हल्की सी स्माइल के साथ उसका हाथ थाम लिया और धीरे से नॉड किया। तभी जुमोयू ने एक और बात छेड़ दी, बोला, लेकिन जस्ट इन केस। शेंदाई कंफ्यूज हो गया। जस्ट इन केस क्या? जुमोयू ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, अगर सच में बेबी हो गया तो हमें तुरंत शादी कर लेनी चाहिए। शादी? शेंदाई एकदम चौंक गया। हाँ, आज ही। जुमोयू फुल जोश में खड़ा हो गया। तुम्हारा हाउस कोड रजिस्ट्रेशन घर पे ही है ना? मैं अंकल हैंग को बोल देता हूँ कि मेरा भी मंगवा लें। अभी सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं, सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। शेंदाई बिल्कुल ब्लैंक हो गया। ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसे कैसे अचानक? अचानक नहीं, जुमोयू ने उसका हाथ अपने दिल पर रख दिया, बोला, मैंने ये बहुत पहले से सोच रखा है। मेरे लिए तो हमारी शादी कभी टूटी ही नहीं थी, पर पेपर वर्क बाकी है। शेंदाई को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। बोला, लेकिन कोई एग्रीमेंट, कोई प्रोसेस? एग्रीमेंट? एग्रीमेंट किस बात का? जुमोयू कॉन्फिडेंटली बोला, जो सिविल अफेयर्स ब्यूरो साइन करने को बोले बस वही साइन करना है। शेंदाई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पास मना करने का कोई सॉलिड रीज़न ही नहीं बचा। जुमोयू ने उसका हाथ खींचकर बोला, चलो हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन ढूंढो। और सच में थोड़ी ही देर बाद शेंदाई खुद को कार के अंदर बैठा हुआ पाया, जुमोयू के साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो की तरफ जाते हुए। सब कुछ इतना फास्ट हो रहा था कि उसे खुद समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सपना है या रियलिटी। फ़ोटो लेने का वक्त आया। पहली बार जब दोनों ने शादी की फ़ोटो ली थी, वो सिर्फ एक फॉर्मल एग्रीमेंट थी, ना इमोशन था न वार्मथ। लेकिन आज दोनों शोल्डर टू शोल्डर बैठे थे, रेड कर्टन्स के सामने, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए। सिर्फ प्यार और यकीन झलक रहा था। कैमरा की क्लिक के साथ एक नई याद हमेशा के लिए फ्रीज हो गई। थोड़ी देर बाद दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर निकले, हाथ में चमकता हुआ लाल मैरिज सर्टिफिकेट। शेंदाई बार बार उसे खोल कर देख रहा था, फ़ोन से फ़ोटो ले रहा था, जैसे कंफर्म करना चाहता हो कि ये सच में हो रहा है। जुमोयू ने उसका हाथ अपने होठों से लगाया, बोला, अदाई, ये सपना नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो, मेरी ओमेगा हो और मेरी पूरी जिंदगी हो। शेंदाई की आंखें नम हो गईं। बोला, हाँ, ये सच है। दोनों हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे चलने लगे, बिल्कुल नए नए शादीशुदा कपल्स की तरह। जुमोयू ने मुस्कुराते हुए पूछा, शादी का फंक्शन कैसे चाहते हो? शेंदाई ने धीरे से कहा, सिंपल रखेंगे, लो की, फॉर्मेलिटी ज़रूरी नहीं, जैसा तुम चाहो। जुमोयू ने प्यार से जवाब दिया। फिर शेंदाई ने वो बात याद की, पहली बार जब हमने शादी के पेपर साइन किए थे, मैं अकेला ही इस रास्ते पर चला था। सोचता था कॉन्ट्रैक्ट निभाना पड़ेगा, इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, पर दिल के अंदर कहीं ना कहीं मुझे तब भी पता था कि मैं तुमसे दूर ही नहीं रह सकता। जुमोयू भी रुक गया। बोला, मैं पहले डेस्टिनी पर यकीन नहीं करता था, पर तुम्हारे साथ मुझे लगता है कि किस्मत ने हमें हमेशा एक दूसरे की तरफ धकेला। शेंदाई ने गहरी सांस ली और अपने आंखों के आंसू को रोककर मुस्कुराया। उसने सर्टिफिकेट हिलाते हुए मजाक में कहा, अब प्री नप्चुअल एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो ज़रा संभल के रहना पड़ेगा।
ज़ुमोयू हंस पड़ा। बोला, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। एग्रीमेंट किस बात का? बस तुम रोज़ मेरे साथ रहो, बाकी सब तुम्हारे हाथ में। शेंदाई ने उसकी गर्दन पकड़कर धीरे से उसके होठों पर किस किया और उस पल उन दोनों का नया सफ़र सच में शुरू हो गया। अर्ली ऑटम का हल्का सा गर्म सूरज उनके आने वाले कल की रोशनी बन रहा था। एक ऐसा कल जिसे वो दोनों अब साथ मिलकर जीने वाले थे। दी एंड।